नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूसीसी के नए प्रावधान जल्द होंगे लागू। साल के अंत तक लागू हो सकते हैं नियम। लिव इन में रहने वालों की बनेगी ऑनलाइन लिस्ट। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर सजा का भी प्रावधान। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक रूप से मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है और इसका उद्देश्य लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कानूनी दिशा निर्देश और सुरक्षा स्थापित करना है। प्रस्तावित यूसीसी विधेयक के तहत उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय रजिस्ट्रार को संबंध विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है और इसी तरह राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अपने संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण कराने का विकल्प चुन सकते हैं। नियम के अनुसार अगर एक पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा और बयान प्राप्त करने पर माता पिता को सूचित करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन जोड़ों और विवाह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार के मुताबिक लिव इन का पंजीकरण ऑनलाइन मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो लिव इन में रहने वालों की बनेगी एक लिस्ट और शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर सजा का प्रावधान भी है। यूसीसी लागू करने को लेकर ये तमाम नियम होंगे। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड हालांकि पहला राज्य बन चुका है, लेकिन यूसीसी के नए प्रावधान जल्द लागू कर दिए जाएंगे और साल के अंत तक लागू हो सकते हैं नियम और इन नियमों के तहत ही आने वाले दिनों में कार्रवाई भी होगी। लिव इन में रहने वालों की एक ऑनलाइन लिस्ट बनाई जाएगी। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। तो ये तमाम कानून यूसीसी लागू होने के लिए जो प्रावधान तय किए जा रहे हैं उनके तहत यूसीसी लागू करने वाला हालांकि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, लेकिन इसके तहत क्या कुछ प्रक्रिया होगी, क्या प्रावधान होंगे, यूसीसी के तहत जो नए प्रावधान हैं वो भी जल्द लागू होंगे और साल के अंत तक सभी नियम लागू किए जा सकते हैं। इसमें लिव इन में रहने वालों की एक ऑनलाइन लिस्ट बनाई जाएगी। जानकारी होगी जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, वहीं जिनकी शादी हो चुकी है, तलाक हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन भी बेहद ज़रूरी होगा। ये सब डाटा होगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर सज़ा का प्रावधान भी है, यानी अगर किसी की शादी होती है या फिर किसी का तलाक होता है तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा ना करने पर सजा का प्रावधान भी है। तो यूसीसी साल के अंत तक लागू हो जाएगा। हालांकि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लागू कर दिया गया है, लेकिन जो नियम है, जो नए प्रावधान हैं और इनको लेकर साल के अंत तक सभी जो क्लैरिटी है वो सामने आ जाएगी और नियम साल के अंत तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तो इसमें जो बड़ी बात है, जो लिव इन में रह रहे हैं उन्हें अपना ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें पता चल पाए कि कौन लिव इन में रह रहा है और ये जानकारी ज़रूरी होगी, अनिवार्य होगी। अगर आप लिव इन में रहते हैं और आप जानकारी नहीं देते हैं तो इसके तहत सज़ा का प्रावधान भी कर दिया गया है। यानी यूसीसी नियम के तहत अगर कोई अपनी जानकारी नहीं देता है, शादी की, तलाक की, लिव इन की, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद सज़ा का प्रावधान भी यूसीसी में रहेगा। तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी के लिए एक समान अधिकार, एक समान कानून होंगे और किसी का भी अपना कोई कानून नहीं होगा। ऐसे में सभी के लिए सारे लॉज समान होंगे और सभी सज़ा के तहत भी एक समान कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूसीसी के जो कानून हैं वो लागू हो जाएंगे साल के अंत तक, लेकिन जो नए प्रावधान बने उनके तहत और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आज़ादी के बाद यूसीसी सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने यूसीसी लागू किया। अगर इसके जो प्रावधान और नियम की बात है, उसकी अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में अब ये लागू हो गया है। इसके अलावा इसमें जो कई ऐसे कानून थे, चाहे वो लिविंग इन रिलेशनशिप की बात करें, शादी, विवाह या तलाक की अगर बात करें, तो ये सभी प्रक्रियाएं धीमे-धीमे शुरुआत हो गई है। सबकी ऑनलाइन लिस्ट बन रही है और लिस्ट बनने के बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है,
वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चाहे अगर आप लिविंग में रहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो आपका रजिस्ट्रार है उससे आप ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रार आपके माता पिता से संपर्क करेंगे। उनको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे बच्चे लिविंग में रह रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लिविंग में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि नई शादी जिसकी होती है तो शादी करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप तलाक की अर्जी दे रहे हैं, डिवोर्स की अर्जी दे रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना सबसे अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी चीज मान्य नहीं है। हालांकि जरूर एक क्लॉज और बनाया गया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसके लिए 3 महीने की सजा और 25,000 जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। अगर आप गलत सूचना देते हैं, चाहे आप लिविंग में रहते हो या विवाह संबंधी जो सूचना है, अगर आप गलत सूचना देते हैं तो 50,000 जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान बनाया गया है। तो ये कहा जाता है पूरे प्रदेश में अब लागू हो गया है। जगह जगह जाकर के वहां का थाना है या वहां के जो रजिस्ट्रार है एक ऑनलाइन लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट बनने के बाद जो व्यक्ति लिविंग में रह रहा है, जो व्यक्ति नया शादी कर रहा है, या आप अगर शादी कर चुके हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर आपको सेवाएं चाहिए, चूंकि अगर आप आधार कार्ड पंजीकृत कराते हैं, राशन कार्ड आप बनाते हैं, आप यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, तो इन सब तमाम जो चीजें, जो सुविधाएं, राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं, इनको लेने के लिए आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जी बिल्कुल। और अनुज, यहाँ पर ये भी देखिए कि जिन लोगों की अभी कुछ वर्षों पहले शादी हुई है, क्या ये नियम उनके लिए भी अनिवार्य होंगे? उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो? बिल्कुल, जिनकी कुछ वर्षों पहले शादी हुई है या जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिनकी 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले शादी हुई है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया, आप अपनी डिटेल उस ऑनलाइन ऐप, जो मोबाइल यूसीसी ऐप है, उस ऐप में आप अपनी पूरी डिटेल भर देंगे। 1 हफ्ते के अंतराल में वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से चाहे आप लिविंग में रह रहे हैं तो दोनों की आप डिटेल भरते हैं। डिटेल भरने के बाद आपकी इंक्वायरी होती है। चूंकि 1 हफ्ते का समय लग रहा है, 1 हफ्ते के समय में आपकी पूरी इंक्वायरी होगी। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा कि आप वैध है लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर के। तो ये सरकार की प्रक्रिया है। सरकार ने इस चीज को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया, और कोई अगर कोई अपनी सूचना छुपाता है या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। जी धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूसीसी लागू होगा साल के अंत तक, लेकिन जो नए प्रावधान है उन्हें जल्द से जल्द लागू करने की बात भी कही जा रही है। लिव इन में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन लिस्ट देनी होगी। इसके साथ साथ जिनकी शादी और तलाक हुआ है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वहीं ऋषिकेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चारधाम यात्रा पर बोले पुष्कर सिंह धामी, सभी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण, यात्रा सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचे और चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के कई क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे, आईजी के एस नगन्याल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तो मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये ऋषिकेश का हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, लोगों के बैठने की, यहाँ शौचालय इत्यादि की, खाने की और स्वास्थ्य के लिए
और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं, यही सब जानकारियाँ आज की हैं। और कोशिश है कि चूँकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं कि किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है और ये यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। और वहीं चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बद्रीनाथ धाम में 2,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। तो चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई पिछले 2 सालों से दुगने हुए ज्यादा तीर्थयात्री और ऐसे में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी और ऐसे में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार यहां पर हुआ है। यमुनोत्री धाम में 1,86,784 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। तो 1,76,793 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में 4,47,056 लोगों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 2,20,028 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो चारधाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। वहीं बात करें केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 मौतें हुई हैं। तो चारधाम यात्रा में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले और यहाँ पर भी दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हर दिन 3,500 श्रद्धालुओं को धाम में आने का मौका मिल रहा है। तो चारधाम के दर्शन अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार यहां पर हुआ। यमुनोत्री धाम में 1,86,744 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। तो ये आंकड़ा गंगोत्री धाम का भी है। केदारनाथ धाम में 4,47,056 लोगों ने दर्शन किए हैं। तो बद्रीनाथ धाम में 2,20,028 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। चारधाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत हुई और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 मौतें हुई हैं। तो 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं। हर दिन 3,500 श्रद्धालुओं को धाम में भेजा जाएगा। 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार सतत प्रयास कर रही है, किसी को कोई समस्या ना हो इस बात को भी देखा जा रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो अब तक 10 लाख से ज्यादा दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिए हैं और ऐसे में आने वाले समय में ये भीड़ और बढ़ेगी। तो पिछले 2 साल की तुलना अगर की जाए तो यह आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा इस बार माना जा रहा है और लोग भी हालांकि काफ़ी खुश हैं दर्शन करके। और जो व्यवस्थाएं हैं, जो ज़रूरत है मूलभूत सुविधाएं, उनका पूरी तरह से निरीक्षण खुद सीएम धामी करते हुए दिख रहे हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को ना होने पाए। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं चारधाम की यात्रा के लिए, वो अच्छी तरह से धाम के दर्शन करें। हालांकि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, चारधाम की यात्रा का खुद सीएम धामी निरीक्षण कर रहे हैं और अगर बात की जाए पिछले 2 सालों की तो इस बार बहुत अच्छा कारोबार भी हुआ है और काफ़ी तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश पहुंच करके चारधाम यात्रा के यात्रियों से मुलाकात करी। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो यात्रियों से मिले, उनको आश्वासन दिया कि अभी फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है, लेकिन आप सभी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, आप सभी लोगों को दर्शन कराया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम दर्शन नहीं कराएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां की स्थितियों का जायजा लिया। वहां पे जो उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया। वहां पे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्था देख करके सचिवालय में पहुंचे, जहां पे उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बोला कि फिलहाल हमने 31 तारीख तक चारधाम यात्रा की जो ऑफलाइन डेट है वो बंद कर रखी है, लेकिन जिस तरीके से धीमे धीमे लोग आ रहे हैं, उसके बाद 31 तारीख के बाद हम चारधाम यात्रा के ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको ओपन कर देंगे। अभी के स्थिति की अगर बात करेंगे तो इस समय ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जो जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वही लोग चारधाम यात्रा जा सकते हैं और चारधाम यात्रा 6 महीने तक खुली रहेगी।
आप सभी लोग आराम से आए। अभी तक की अगर आंकड़े की अगर बात करें तो करीब 10 लाख लोग पूरे चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। चाहे वो बद्री विशाल की बात करें, बाबा केदारनाथ की अगर बात जी। करें, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धामों के जो कपाट है, चारों धामों के जो दर्शन है वो बिल्कुल। 10 लाख से अधिक यात्री कर चुके हैं और लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि चूंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है, क्योंकि मैदान से और पहाड़ में थोड़ा सा ठंडापन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। करीब 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बिल्कुल जहां अनुज, पहाड़ों पे लेकिन गर्मी के बाद ठंड भी नजर जो आती थी। श्रद्धालु हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है और भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और छठे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। और इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बीएचईएल स्थित केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की स्थिति जांची। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने को निर्देश दिए गए हैं। वहीं हर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को भी कहा गया है। इस दौरान एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, एएसपी जितेंद्र मेहरा, इंस्पेक्टर रानीपुर विजय सिंह भी मौजूद रहे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने विकास नगर निवासी मुफ्ती पर उसके माता पिता का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कुंदन ने शिकायत देकर बताया कि उसके पिता चरण सिंह, माता संगीता बीमारी के चलते विकास नगर में एक हकीम के पास इलाज कराने के लिए जाते रहते थे। हकीम मुफ्ती आदिल ने विकास नगर पुलिस चौकी के पास माता पिता को धन और जमीन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया। और वहीं खबर लक्सर से, जहां निजी कंपनी द्वारा अवैध खनन वाहनों को गांव से निकाले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मसले पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम गोपाल चौहान से मुलाकात की और अवैध खनन पर रोक लगाने और निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ की गई मारपीट और फायरिंग मामले में कार्रवाई की जाने की मांग की है। यूनियन अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने एसडीएसएम को बताया कि निजी कंपनी के कर्मचारियों की ओर से गुंडागर्दी की जा रही है, अवैध खनन से भरे वाहनों को गांव से निकाला जा रहा है और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 6 दिन के भीतर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, मेरे पास किसान यूनियन आई थी और एक वो शिकायत पत्र दी गई है और इनका कहना ये है कि कल ट्रॉली को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें फायरिंग वगैरह की घटना हुई है। उसको लेके एक एप्लीकेशन भी मेरे पास आई है, तो मैंने जो संबंधित इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए भेज दिया है और जो भी मामला होगा वो जांच के बाद ही पता लगेगा। भावनाएं भड़काकर माहौल खराब करने और झूठे अपहरण की बड़ी साजिश का लक्सर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अपने ही भाई के अपहरण का षड्यंत्र रचकर कोतवाली लक्सर का घेराव किया था। प्रतापपुर गांव के दिनेश, अरविंद, चांदवीर, गुड्डू, भोला और मंगलू से पुरानी रंजिश का बदला लेने के इरादे से झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचकर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रतापपुर निवासी कुलदीप ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने ही गांव के कुछ युवक पर 24 मई को शिकायतकर्ता के भाई मोहित और फटीनों के साथ मारपीट कर उसका अपहरण करने का आरोप लगाया था। मोहित और फटीनों को सकुशल ढूंढने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ कोतवाली का घेराव करने का नाटक किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले के जल्द से जल्द खुलासे के लिए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एसपी देहात स्वप्न किशोर को आदेश दिया और जांच के बाद घटना का खुलासा हुआ। लक्सर के द्वारा अपने भाई मोहित उर्फ टीनू के अपहरण की सूचना कोतवाली लक्सर में दी गई थी। चूँकि मामला 2 वर्गों से संबंधित था और पूर्व में विवाद भी इनके मध्य हुए थे, इस कारण एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन कर उक्त मामले का अनावरण करने के लिए निर्देशित किया गया था।
कई टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की लोकेशन सभी संबंधित की निकाली गई। तो कथित अपहृत मोहित उर्फ टीनू की लोकेशन अपने भांजे दर्शन के साथ निरंतर हो नहीं पाई गई, मोबाइल बंद होने से पूर्व की। टीमों के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए कथित अपहृत मोहित उर्फ टीनू को उसके ही भांजे दर्शन के घर जियापोता कनखल से बरामद। उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर के कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने मेधावी छात्राओं की माताओं को प्रोत्साहित राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अनुसार मंगलौर के एसपी देहात स्वप्न किशोर ने दीप प्रज्वलित कर और छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वप्न किशोर ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य है, जिसे और निखारने की आवश्यकता है। आगे कहा कि जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं इस दौरान 75% अंक लाने वाली 59 छात्राओं की माताओं को 1000 रुपये का चेक वितरित करते हुए प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही 650 स्कूली छात्राओं को स्कूल बैग और स्कूल शूज भी भेंट किए गए हैं। द्वारा 59 छात्राओं को की माताओं को 1000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं, जिनके द्वारा 75% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए गए हैं 12वीं एवं 10वीं कक्षा में। साथ ही लगभग 650 बच्चियों को शूज़ और 650 बच्चियों को स्कूल बैग्स प्रदान किए गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है और उनके इस प्रयासों के लिए उनको कोटि कोटि साधुवाद। ईश्वर उन्हें उनके प्रयासों में निरंतर कामयाबी दे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के महज कुछ ही दूरी पर युवा और नाबालिग बच्चे गंग नहर में मौत की छलांग लगा रहे हैं और ये सब दिन दहाड़े देखने को मिल रहा है। वहीं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गंग नहर के ऊपर बने ब्रिज पर युवक लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाता है और ऊपर से छलांग लगाता है। मौके पर मौजूद राहगीर भी खड़े होकर बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। वहीं अब स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर रुड़की कोतवाली महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है और वहीं पुल के सामने नगर निगम भवन भी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। पर इसके बावजूद क्या इन स्टंटबाजों पर उनकी नजर नहीं पड़ती या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित स्नो पैक कंपनी में बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान मॉडलिंग मशीन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक डोने और पत्थर बनाने वाली मशीन को ऑपरेट करता था। वहीं सूचना दिए बिना कंपनी मैनेजमेंट ने शव को अस्पताल भेज दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। मृतका के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे थे और इसी वजह से उनकी बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।